न्यूजीलैंड ने भारत को व्हाइट वॉश कर दिया। तो भाई अब टेस्ट चैंपियनशिप का क्या होगा? क्या भारत फाइनल खेलने जा रहा है या नहीं? क्योंकि भारत और फाइनल के सामने खड़ी है माइटी ऑस्ट्रेलिया, जो जिस तरह भारत अपने घर में नहीं हारता, इसी तरह ऑस्ट्रेलिया के बारे में भी ये मशहूर है कि वो अपने घर में नहीं हारता और वो बड़ा बेसब्री से भारत का इंतजार कर रहा है, और स्पेशली इस भारत का जो इस डिफीट के बाद ऑलरेडी लड़खड़ा रही है। 25 साल के बाद किसी टीम ने भारत को वाइट वॉश किया है। लास्ट टाइम साउथ अफ्रीका ने 1999-2000 की सीरीज में ऐसा करने में कामयाब हुई थी, और इस दफ़ा न्यूजीलैंड 2024 के अंदर भारत को भारत के अंदर ही वाइट वॉश करने में कामयाब हो गई। 12 साल बाद भारत जो है किसी ओवरसीज़ टीम से कोई एक भी मैच हारा या सीरीज़ हारा। खाली सीरीज़ तक बात नहीं रही, बात वाइट वॉश तक पहुंच गई, एंड आई थिंक दैट इज़ रियली रियली एम्बैरेसिंग। और भारत के प्लेयर्स बिल्कुल भी खुश नहीं होंगे जो एफर्ट भारत के प्लेयर्स ने इस सीरीज़ में पुट इन की है। आई थिंक क्रेडिट देना चाहिए सबसे पहले तो जहाँ ड्यू है कि दुनियाई क्रिकेट बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है और अपनी गलतियों पे काम कर रही है, और डिफरेंट मेथड्स लेके आ रही है कि किस तरह वो डिफरेंट कंडीशंस के अंदर जाके लोगों को हरा सकती है, और वो कारनामे अंजाम दे रही है जो आज से पहले बहुत देर पहले हुए हुए थे। इसी तरह न्यूजीलैंड जो है, जो कि जिनकी कंडीशंस भारत से बिल्कुल डिफरेंट हैं, लेकिन उन्होंने जो क्रिकेट प्रोड्यूस की है इस दफ़ा भारत के अंदर, वो लग रहा है कि पीछे बहुत ज़्यादा एफर्ट हुई है, बिहाइंड द सीन्स बहुत काम हुआ है, कोचिंग स्टाफ की तरफ से, एनालिस्ट की तरफ से डिटेल्ड प्रैक्टिस हुई है और टू द पॉइंट प्रैक्टिस की है। लगा ऐसा ही है कि भारत के अंदर आके इस दफ़ा भारत जो है बिल्कुल घुटने टेक दिए भारत ने न्यूजीलैंड के सामने। ये सिर्फ एक मैच में या एक सेशन की बात नहीं है, पूरी सीरीज़ में अगर किसी टीम ने डोमिनेट किया है तो ऑब्वियसली उसका क्रेडिट बनता है। और डोमिनेट भी किसी बच्चों के सामने नहीं किया है टीम भारत, जिसका कॉन्फिडेंस लेवल भी बहुत ऊपर था। अभी बांग्लादेश को वाइट वॉश किया था और बड़ी ज़बरदस्त क्रिकेट खेली थी और 2.5 दिन के अंदर मैच खत्म किए थे। उस टीम को जो बड़े अच्छे कॉन्फिडेंस में थी, उसका कॉन्फिडेंस शैटर्ड कर दिया, आसमान से ज़मीन पे ले आए। और भारत वो टीम है जो 12 साल से कभी हारा नहीं था अपने घर के अंदर। सीरीज़ को न्यूजीलैंड ने वो कर दिखाया। सेनेटनर जो उनके ज़बरदस्त परफॉर्मर रहे हैं ओडीआई के अंदर, और थोड़ी सी हाइट भी है उनकी, उनका बॉल थोड़ा सा ड्रिफ्ट भी होता है। पहले उन्होंने काम किया न्यूजीलैंड के लिए। फिंगर स्पिनर है, हम सबको पता है फिंगर स्पिनर ने का बहुत अहम रोल होता है भारत के अंदर। उन्होंने जो है ना भारत को पीछे धकेला पहले अपनी बॉलिंग से पिछले मैचेस के अंदर, और इस मैच के अंदर पटेल ने आके ज़बरदस्त बॉलिंग की है। आई मस्ट से कि भारत के बॉलर्स ने भी बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग की है इस मैच के अंदर। भारत को वापस लेके आने में बड़ा अहम रोल किरदार अदा किया और 150 के एक मॉडेस्ट टारगेट के बीच में रखा। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप पटेल को देखेंगे और फिलिप को देखेंगे, फिलिप उनका ये याद रहे कि फिंगर स्पिनर तो है और फिंगर स्पिनर चलते हैं, जहाँ पे टर्न हो रहा हो, बाउंस हो, आपको आपकी अगर जगह अच्छी है तो आप एक बैट्समैन जो आपका फिंगर स्पिनर हो जाए, वो बड़ा एक एज होता है किसी भी टीम के लिए। और पटेल और फिलिप्स ने काम करके दिया है यहाँ पे इस मैच के अंदर। ज़बरदस्त बॉलिंग की है एज सच। एक आधे शॉट के अलावा जो हमें शायद टॉप ऑफ द ऑर्डर देखने को मिली है, उसके अलावा इस इनिंग के अंदर इतने कोई रैश शॉट्स नहीं थे, लेकिन प्योरली अच्छी बॉलिंग से आउट किए हैं न्यूजीलैंड ने। एक जो शॉट थी, जिस तरह हमने पहले भी बात की थी और हम अपने हर वीडियो में ये बताते आ रहे हैं, आपको अहेड ऑफ अ टाइम बता देते हैं कि 150 रन्स जो हैं चौथी इनिंग के अंदर जहाँ टर्न एंड बाउंस हो रहा हो वहाँ पे आसान नहीं होंगे। लेकिन क्योंकि भारत की जो बैटिंग लाइन है वो बहुत लंबी है और बहुत बड़े प्लेयर्स उसके अंदर शामिल हैं, सो यू एक्सपेक्ट कि जिस तरह की भी कंडीशन हो, पास में भी इन्होंने करके दिखाया है, देल कॉन्कर। लेकिन इस दफ़ा इस सीरीज में कुछ काम आ नहीं सका है उनके। रोहित शर्मा की जो अपनी फॉर्म है वो भी, उसके ऊपर भी बहुत उंगलियां उठ रही हैं, और जिस तरह स्पेशली वो आउट हो रहे हैं और जिस टेक्निक के साथ वो आउट हो रहे हैं, दैट इज़ कंसर्निंग।
छः इनिंगें खेले हैं, 6 इनिंगों में से 3 में वो खुल गए हैं। आई एम टेकिंग नथिंग अवे फ्रॉम रोहित शर्मा, लेकिन जब आप हारते हैं तो ये चीज़ें सामने बिल्कुल आती हैं। ये कंसर्निंग है। एज अ लीडर आपको फ्रंट से लीड करना होता है, और फिर जब आप जो है ना टेक्निकल फॉल्ट की वजह से आउट होते हैं, सो दैट इज़ रॉन्ग, जिसकी वजह से पूरी टीम पे जो है ना प्रेशर पड़ जाता है। हमने बोला था कि शुरू वाले 8-10 ओवर जो है पिच बेटर खेलता है, तो उसमें भारत पूरी कोशिश करेगा कि हल्ला बोले, अटैक करे, और जितने जल्दी से जल्दी रन्स बना सकता है वो बनाने की कोशिश करेगा। और वही हमें देखने को मिला कि रोहित शर्मा चाह रहे थे कि वो अटैक करें, एक आधा उन्होंने लॉफ्टेड शॉट भी मारा, एक ट्राई भी की, वो लगा नहीं, लेकिन इवेंचुअली वो पुल मारते हुए मैट एनरी से एक दफ़ा फिर आउट हो गए इस सीरीज के अंदर। वो बॉल इतना शॉर्ट था नहीं, लेकिन क्योंकि ये जो प्लेयर शॉर्ट बॉल अच्छा खेलता है, यू गॉट टू अंडरस्टैंड कि जैसे ही बॉल पीछे हल्का सा विकेट पे बैंग होता है तो प्लेयर्स अपनी पोजीशन में आ जाते हैं। लेकिन और रोहित शर्मा ने 12 इस लेंथ के बॉल को जो है ना स्टैंड्स में पहुंचाया हुआ है। हमने पास में जितना भी रोहित शर्मा को देखा है, वो जो हल्का सा शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल होता है, पूरा बाउंसर होता भी नहीं है, पूरा पुल वाला बॉल होता भी नहीं है, लेकिन वो कनेक्ट करते हैं बड़ा ज़बरदस्त उस बॉल को। उनका पेट शॉट है, ये बड़ी कामयाबी मिली है, लेकिन अभी उनके लिए कुछ चल नहीं पा रहा है। थोड़े से रिफ्लेक्सेस कहीं ना कहीं थोड़े डाउन लगे, थोड़े फटीग लगे, क्योंकि जब रिफ्लेक्सेस स्लो होते हैं तो आपकी बैट स्पीड जो है और आपकी बॉडी पोस्चर्स आपके शॉट सिलेक्शन का साथ नहीं देती है, और आपके वो शॉट जिसने आपको बहुत रन्स दिए होते हैं उसी पे आपको आउट होना पड़ता है। और जब फिर आप हारते हैं तो कोई ना कोई वजूहात तो बनती हैं। तो यही छोटी छोटी वजूहात बड़ी होती हैं, क्योंकि आप बड़े प्लेयर हैं, कप्तान हैं, ऑब्वियसली आपकी विकेट बहुत कीमती होती है, पूरे ड्रेसिंग रूम का एटमॉस्फेयर आपकी विकेट पे रिलाय करता है, और जब फिर आप आउट होते हैं और फिर इस तरह आउट होते हैं, पूरी टीम पे इफेक्ट पड़ता है। फिर विराट कोहली का बल्ला भी खामोश रहा। विराट कोहली की अगर आप शॉट सिलेक्शन की बात करेंगे तो उन पे इतनी कोई बात हो नहीं सकती है। उन्होंने कोई ऐसे रैश शॉट्स मारते हैं नहीं, अपने करियर में भी नहीं मारे। कॉपी बुक खेलने की वो कोशिश करते हैं, लेकिन इस सीरीज के अंदर कभी वो रन आउट में इन्वॉल्व रहे, कभी रन आउट हो गए, बैड मिसजज हुआ। एक वो बिल्कुल ही सेटनर का बॉल जो था वो फुल टॉस था, वो उसकी लाइन ही मिस कर गए, हमें लगा कि वो उस बॉल के लिए रेडी है नहीं। फिर आज जो जिस तरह वो आउट हुए हैं, एक बड़ा ज़बरदस्त बॉल था पटेल की जानिब से, मिडल एंड लेग पे बॉल हुआ था, इस पिच के अंदर बाउंस था, ठीक है, आपको शुरू से ही पहले दिन से बाउंस नज़र आ रहा है, और बड़ी अच्छी जगह बॉल था। कोहली बिल्कुल बॉल की पिच पे पहुंचना चाहा, जो कि एक राइट चीज़ है, और जब लेकिन बॉल बड़ी ज़बरदस्त जगह पर था, जब वो पिच पे पहुंचने की उन्होंने कोशिश की, स्ट्रेच लंबा कर दिया, तो जब आप स्ट्रेच लंबा कर देते हैं आपका बैट ऑटोमेटिकली जो है नीचे चला जाता है, उसका फेस यूं होता है, क्योंकि स्ट्रेच टांगों का बहुत ज़्यादा हुआ होता है। तो जहां पे हल्का सा बाउंस मिल रहा हो वहां पे होता ही है कि जब आपका स्ट्रेच छोटा हो तो ये बल्ला आपका यूं आ जाता है ऊपर को, टाइम होता है, ब्लेड इस पोजीशन में होता है, लेकिन जब स्ट्रेच लंबा हो जाता है तो बल्ला ऑटोमेटिकली आपको आगे लंच करना पड़ता है, वो नीचे की तरफ चला जाता है। और जब विकेट में बाउंस होता है, वो बाउंस मिला वहां से, उसको शोल्डर किनारा लगा और जो है ना स्लिप में कैच हो गया। ये एक टिपिकल आउट है जहां पे बाउंस और टर्न हो रहा हो। बड़े बड़े प्लेयर, बड़ी अच्छी टेक्निक वाले प्लेयर जो हैं, हमें इस तरह आउट होते हुए दिखते हैं, और इस पे अब क्या उनको बात करें क्या नहीं करें, खुद उनको सारी चीज़ों का पता है, बहुत एक्सपीरियंस प्लेयर हैं। लेकिन विराट कोहली का बल्ला ज़रूर खामोश रहा इस सीरीज़ के अंदर, लेकिन उनकी कमिटमेंट जिस तरह वो फील्ड में भी दिखा रहे थे, उनके कपड़े जो सारे जो है ना मिट्टी से भरे हुए थे, एक एक रन के लिए फाइट करते हुए नज़र आ रहे थे, उनकी कमिटमेंट में कोई शक नहीं है, लेकिन उनका बल्ला जो है खामोश रहा। और जब विराट कोहली जैसे प्लेयर का बल्ला खामोश रहता है तो टीम के रिजल्ट्स आप देख लें कि क्या आते हैं। यही विराट कोहली हैं जिन्होंने बड़े अरसे से इंडिया की कमान को संभाली रखा है, और परफॉर्मेंसेस करके बड़े ज़बरदस्त रिकॉर्ड्स अपने लिए भी बनाए और भारत के लिए भी बनाए। इसी वजह से आज हालात ये हैं कि 12 साल पहले जो है ना सीरीज़ हारा था, तो एक सीरीज़ हुई है कि उनका बल्ला खामोश हुआ है, और बाकी एक दो उनके प्लेयर्स के बल्ला खामोश हुए। तो आप देख लीजिए कि न्यूजीलैंड ने आके वाइट वॉश कर दिया भारत के अंदर। दूसरा, पंट ज़बरदस्त खेले हैं। पहली इनिंग में भी जो है ना पंट का बहुत ज़्यादा वो रोल था, अमल दखल था। भारत स्ट्रगल कर रहा था पहली इनिंग के अंदर भी, जब उनके 4 आउट हो चुके थे, रोहित शर्मा, कोहली, जायसवाल और एक टेल एंडर जो थे वो पवेलियन में बैठे हुए थे। वो पार्टनरशिप बहुत इंपॉर्टेंट थी। जब गिल
और पैंट खेल रहे थे। गिल और पैंट ने भारत को उस मुश्किल टाइम से निकाला। उसके बाद जो है ना, वाशिंगटन सुंदर ने भी आके बड़ी ज़बरदस्त इंपॉर्टेंट इनिंग खेली। ना सिर्फ भारत कामयाब हुआ स्कोर को पास लाने में, उनको लीड भी मिल गई जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट लीग थी। लेकिन मसला ये था कि चौथी इनिंग दोबारा से जो थी भारत ने खेलनी थी। चौथी इनिंग में पिच और टूट जाता है, क्रैक्स बढ़ जाते हैं, बाउंस होने लग जाता है। तो 150 का स्कोर भी जो है माउंट एवरेस्ट लगने लग जाता है, और वो हमें देखने को मिला। भारत की जो बॉलिंग थी, उन्होंने भी रीजनेबली मॉडेस्ट टोटल के अंदर उनको उतारा न्यूजीलैंड की टीम को, और मेक श्योर किया जो टारगेट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ ना जाए। जडेजा की बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रही है विद द बॉल इस मैच में, वेंट इन वेन। और जो है ना, वाशिंगटन सुंदर ने जो है बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग की है, लेकिन कुछ काम ना आ सकी, क्योंकि इवेंचुअली चौथी इनिंग के अंदर जहाँ पे ऑलमोस्ट 150 स्कोर चेस करने थे और भारत वो करने में नाकाम रहा। भारत की तरफ से कोई ऐसा चौथी इनिंग के अंदर यू वुड से वहाँ सिवाय एक दो प्लेयर्स के कोई रैश शॉट्स देखने को मिले नहीं है। लेकिन मुझे आई वुड लाइक टू से कि बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग की है न्यूजीलैंड ने, प्रेशर डाल के रखा। कैप्टनसी बहुत, लेथम ने बहुत इंपॉर्टेंट कुछ हाथ डिसीजंस लिए हैं, टू द पॉइंट जब वो लेते रहे हैं, और जो बॉलर्स हैं उन्होंने रिस्पॉन्ड किया है। तो आप टेस्ट मैच तभी जीतते हैं जब आप 20 विकेटें ले सकें, और न्यूजीलैंड के बॉलर्स ने ना सिर्फ इस पूरी सीरीज में 20-20 विकेटें लेके दी हैं, इनफैक्ट उनका इकोनॉमी भी बड़ा अच्छा रहा है। आप देखिए कि उनके पास वो जो लेग स्पिनर हैं वो भी टीम के अंदर है सऊदी। लेकिन क्योंकि भारत के अंदर इस तरह की पिचेस में जो फिंगर स्पिनर होते हैं ना, जो तेज बॉलिंग डाल सकते हैं, उनका ज्यादा रोल होता है, क्योंकि तेज जब आप बॉलिंग करते हैं बैट्समैन को टाइम कम मिलता है, और वहां से जब ब्रेक होता है तो बिल्कुल एडजस्ट करने का टाइम नहीं बैट्समैन के पास होता है। वेयर एज जब आपके पास रिस्ट स्पिनर बॉलिंग कर रहे होते हैं, उनको टर्न तो मिलता है लेकिन थोड़ी सी पेस कम हो जाती है उनकी, जिसकी वजह से थोड़ा सा आसान हो जाता है बैट्समैन के लिए उनको एडजस्ट करना। तो आप देखिए कि लेथम ने उनको बिल्कुल ही बहुत कम यूज़ किया सऊदी को। ये हॉर्सेस फॉर कोर्सेस वाली बात है कि मेन स्पिनर है सऊदी, लेकिन उनको उनकी इतनी ज़्यादा इस सीरीज़ के अंदर ज़रूरत पड़ी नहीं है। स्क्वाड में वो हुए थे, स्क्वाड में वो थे, लेकिन उनसे बॉलिंग कम कराई गई। इनफैक्ट फिलिप्स जो एक पार्ट टाइम बॉलर है, उनसे ज़्यादा बॉलिंग कराई गई, सिर्फ इसलिए कि वो एक ऑफ स्पिन करते हैं, और भारत के पास जब भी कोई लेफ्टी आता था तो वो फिलिप्स को लेके आते थे। ऑन दी अदर एंड वो फिंगर स्पिनर हैं। तो इन सब बॉलर्स ने मिलके, ना सिर्फ उनके स्पिनर्स ने, उनके फास्ट बॉलर्स ने भी दे केप्ट थिंग्स रियली टाइट। और जो अर्ली ब्रेक थ्रूज जब सीम मिलता रहा इस सीरीज में, उनके फास्ट बॉलर्स ने भी लेके दिए हैं। जहाँ पे टर्न और बाउंस मिला, उनके स्पिनर्स ने भी काम किए हैं। तो आई थिंक एक ओवरऑल एक कंप्लीट परफॉर्मेंस थी, और एक लेसन है पूरी दुनिया के लिए, स्पेशली एशियन टीम्स के लिए, कि किस तरह ओवरसीज टीम जो है वो रिकॉर्ड्स बना रही हैं, आके क्रिकेट किस तरफ जा रही है। तो हम लोगों ने क्या करना है एज एशियन टीम जो है, किस तरह हमने अपनी क्रिकेट को ऊपर लेके जाना है। अब जिस तरह न्यूजीलैंड भारत में आके भारत को हरा रही है, और 1999 2000 में जो एक वाइट वॉश हुआ था भारत को, वो दोबारा से 24-25 साल बाद करने में कामयाब रही, 12 साल बाद सीरीज हराने में कामयाब रही। इसी तरह अब जब वो जाएगा भारत ऑस्ट्रेलिया खेलने, तो उनको भी कुछ इसी तरह की परफॉर्मेंसेस दिखानी पड़ेंगी। दिखाना पड़ेगा कि हम भी काम कर रहे हैं, ना सिर्फ ओवरसीज टीमें ये काम कर रही हैं कि वो एशिया के अंदर आके अच्छा खेलें। इनफैक्ट हम भी काम कर रहे हैं, हम भी मीन बिजनेस, हम आके ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया को हराने आए और हरा के जाएंगे। इस शिकस्त के बाद जो सबसे बड़ा झटका भारत को ये लगा कि भारत के जो चांसेस हैं वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेलने के, वो बिल्कुल मिट्टी में मिलते हुए नजर आ रहे हैं। वो इस तरह के भारत ने अभी 5 मैचों की जो सीरीज है वो ऑस्ट्रेलिया के साथ खेलनी है, और भारत का 5 में से ऑलमोस्ट 4 मैच जीतना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर इंडिविजुअल तौर पे बगैर किसी की हेल्प लिए भारत फाइनल खेलना चाहता है, जो कि बिल्कुल भी आसान होने वाला नहीं है। वी ऑल नो कि ऑस्ट्रेलिया किस तरह का म्यूज़िक पोजेस करता है, एशियन क्रिकेट से बिल्कुल डिफरेंट क्रिकेट होगी, और स्पेशली भारत के अगेंस्ट इस मोराल में जब वो एक
सीरीज हार के गए हुए हैं, उनके बैट्समैन जो हैं उस तरह की फॉर्म में है नहीं जिस तरह की फॉर्म में जाके यू वुड लाइक टू गो टू ऑस्ट्रेलिया, इस तरह की फॉर्म में बिल्कुल है नहीं, अंडर प्रेशर होंगे। और जो पास्ट में रिकॉर्ड्स भी हैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर जहाँ मैचेस हैं वो भी उसी तरह ही है जिस तरह भारत पहले किसी को जीतने नहीं देता था अपने घर के अंदर, इसी तरह ऑस्ट्रेलिया को उनके घर के अंदर हराना भी एक बहुत बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो क्या भारत ये करने में कामयाब हो पाएगा और भारत जो है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेलने में कामयाब होगा, जिसकी उम्मीदें अगर आप रियलिस्टिकली पूछें तो बहुत कम नज़र आ रही हैं, बिकॉज भारत बुरी तरीके से न्यूजीलैंड से ये सीरीज़ हारा है और इतनी बुरी तरीके से हारा है कि ना सिर्फ इस सीरीज़ में उनको शिकस्त मिली, इनफैक्ट जो भारत के ख्वाब थे वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का तीसरी दफ़ा फाइनल खेलने का वो भी चकनाचूर हो गए। ज़ाहिर बात है जब आप मैचेस हारते हैं तो आपको डेंट पड़ता है, आपकी टीम को डेंट पड़ता है, आप अंडर प्रेशर आते हैं, आपकी शॉट सिलेक्शन में आप फ़र्क पड़ता है, आपकी बॉलिंग करने में फ़र्क पड़ता है, आपकी कैप्टनसी जितना खुले दिल से आप डिसीजंस लेते हैं, अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, इन सब चीज़ों में फ़र्क पड़ता है। और ये चीज़ें हमें देखने को मिल सकती हैं, ये हार की वजह से हमें यही हार झलकने को देखने को मिल सकती है ऑस्ट्रेलिया के अंदर, जब अगर भारत जो है वहाँ अंडर प्रेशर आया और ऑस्ट्रेलिया ने जो है ना भारत को अंडर प्रेशर किया, तो हमें फिर यही चीज़ें देखने को मिल सकती हैं कि वो सरप्राइज़ होगा नहीं, बिकॉज भारत की टीम को बहुत बड़ा झटका लगा होगा इस हार से, ये जो वाइट वॉश हुआ है। तो यही भारत के लिए जो है ना यही लेसन है कि डू नॉट टेक एनीथिंग फॉर ग्रांटेड। हर सीरीज़ जो है वो एक नई चीज़ डिमांड करती है, वही हर मैच हर सेशन वही एंथुसियाज्म डिमांड करता है। और अच्छी चीज़ हमें देखने को ये मिली है रोहित शर्मा की तरफ से कि उन्होंने सारा ब्लेम अपने पे लिया। उन्होंने यही बोला कि आई थिंक जो मेरी कैप्टनसी है इस सीरीज़ के अंदर वो अप टू द मार्क नहीं थी, मेरे जो शॉट सिलेक्शन थे मेरी बैटिंग के अंदर वो भी अप टू द मार्क नहीं थे। और एट द सेम टाइम उन्होंने बोला कि मैं ओवरऑल जो था इस डिफीट की एज अ कैप्टन सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ। और आई थिंक ये एक ट्रू लीडर की जो है ये निशानी होती है। इस बयान के बाद, इस स्टेटमेंट के बाद उनकी जो रिस्पेक्ट है क्रिकेट के हल्के में भी बड़ी होगी। एट द सेम टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, चाहे आप हारें या जीतें, अपने ड्रेसिंग रूम को इंटैक्ट रखना। ये बयान जो होगा जहाँ प्लेयरों पे कुछ भी नहीं डाला और सारी चीज़ें अपने पे ले ली, जब आप इस तरह की बात करते हैं तो प्लेयर आपकी और ज़्यादा इज्जत करने लग जाते हैं। तो आई थिंक एक अच्छे लीडर की निशानी है ये कि सारी गलतियाँ उन्होंने अपने सर पे ली हैं, जो कि बनती भी हैं। उनकी अपनी बिल्कुल बैटिंग फॉर्म भी ख़राब थी, उनके अपने जो शॉट सिलेक्शन थे उसमें और कैप्टनसी के अंदर हमें देखने को मिला कि टाइमली रिस्पॉन्स उन्होंने जो रिक्वायर्ड था वो नहीं दिया न्यूजीलैंड को, जिसकी वजह से न्यूजीलैंड जो है वाइट वॉश किया। फिर दूसरी तरफ आप देखें कि बड़ी इंपॉर्टेंट सीरीजें हैं गौतम गंभीर की तरफ से भी। गौतम गंभीर एक काफ़ी कंट्रोवर्शियल कैरेक्टर रहे हैं थ्रू आउट, उनकी प्लेयर्स के साथ भी, विराट कोहली के साथ भी बारहा पूरी दुनिया के सामने जो कंट्रोवर्सी आईपीएल के अंदर हुई थी। फिर ये इनको कोच बना दिया गया और कोच बन के ये ड्रेसिंग रूम के अंदर आ गए और फिर कुछ पिक्चर्स देखने में मिली जहाँ पे ऑब्वियसली प्रोफेशनल प्लेयर्स है, सारे घुल मिल गए। विराट कोहली ने भी बड़प्पन का शो किया, बहुत बड़े प्लेयर हैं, गले लगाया, कुछ आध विजुअल्स बाहर आए जिसमें देखने को मिला कि ऑल इज़ वेल। लेकिन ऑन दी अदर एंड गौतम गंभीर भी जो है बड़े अरसे से जो चीज़ें नहीं हुई थी भारत में, जब से वो आए हैं अभी थोड़े ही अरसे में उन्होंने वो चीज़ें करवा दी हैं। पहले श्रीलंका से जो है ना भारत सीरीज़ हारा और पता नहीं कभी दूर पहले कहीं हारा हुआ था, उसके बाद ये न्यूजीलैंड से जो वाइट वॉश हुआ है। तो ये वो मनमानियाँ कर रहे हैं, उनको भी थोड़ा सा स्टैंड लेना चाहिए। जिस तरह रोहित शर्मा ने बड़प्पन का मुजाहरा किया है कि ठीक है उन्होंने सारी चीज़ें अपने पे ली हैं, तो गौतम गंभीर को भी बाहर आना चाहिए और बताना चाहिए कि उन्होंने अपनी मर्ज़ी के जो कोचिंग स्टाफ लेके आए हैं, जब ज़हीर की जगह वो फॉरेनर बॉलिंग कोच लेके आए हैं, असिस्टेंट कोच उन्होंने अपनी मर्ज़ी से रखे। फिर उन पे ये भी होता है कि नाइट राइडर्स के बहुत ज़्यादा प्लेयर्स उन्होंने अपने ड्रेसिंग रूम में बिठाए हुए हैं, वो अपनी मर्ज़ी और अपनी तरह की क्रिकेट खिलाना चाहते हैं। और ये खिलाते खिलाते हो ये रहा है कि पहले जो है ना श्रीलंका से भी अरसा दराज बाद भारत जो है ना ये सीरीज़ हारा है और आज जो है ना न्यूजीलैंड से भी ये सीरीज़ हार गया है। तो कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, गौतम गंभीर को भी बाहर आके हाथ खड़ा करना पड़ेगा कि हाँ यार आई टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो मैं इस टीम के साथ कर रहा हूँ ये ठीक है, मैं इसको मानता हूँ। और जो पिचेस हम प्रोवाइड कर रहे हैं, कुछ नई चीज़ें करने जा रहे हैं, कुछ डिसीजन हमने लिए, उस पर टाइम लगेगा, जो भी होगा
आई वांट टू सी कि गौतम गंभीर बाहर आए और हाथ खड़ा करें और कहें कि हाँ जी ठीक है, वील टेक दिस डिफीट और आई एम द पार्ट ऑफ इट, ना कि रोहित शर्मा के पीछे सारे छुपने की कोशिश करें। तो ये एक चीज़ है, थोड़ा सा एक आई ओपनर है भारत के लिए। आई एम श्योर भारत विल लर्न फ्रॉम इट। भारत ने वर्ल्ड नंबर 1, वर्ल्ड नंबर 2 पे टीम है। कोई ऐसा सच मसले नहीं है कि आपकी टीम कोई 7वें नंबर पे है या 8वें नंबर पे है, 6वें नंबर पे है। आप अभी भी टॉप पे हैं और आप वन ऑफ द बेस्ट टीम है। लेकिन इस सीरीज के अंदर जो आपने प्रदर्शन पेश किया है, that was not on. People don't expect, भारत की अवाम, दुनिया जो है आपसे ये इस तरह की क्रिकेट एक्सपेक्ट नहीं करती है जिस तरह आपने खेली है, बिकॉज आपने बहुत हाई स्टैंडर्ड्स अपने लिए सेट किए हैं। सो वी वुड एक्सपेक्ट कि आप अपनी गलतियों से सीखें और एक जो मुश्किल सीरीज है ऑस्ट्रेलिया के अंदर, वहाँ जाके अच्छी फाइट एटलीस्ट ज़रूर करें। अपना ख्याल रखें सारे। थैंक यू वेरी मच। Talented young man, Ahmed Shahzad.